हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुवल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुवल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 लेसन 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर है। ठीक है, हम यहाँ से हमारी क्लास 8 साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। इतना लेट कर रहे हैं पर जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा इसी मंथ को, यही मंथ को मैं सारी की सारी पूरा क्लास 8 मतलब पूरे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है क्लास 8 साइंस के, वो सारा मैं कवर करा दूँ। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लेसन नंबर 1 है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। बट लेसन 2 है वो मैं बोल सकता हूँ कि आगे क्लास 9 10 के लिए जो थोड़ा ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक हम लोग नहीं बोल सकते, थोड़ा बेसिक है ये। ठीक है, वैसे ही हमारा जो लेसन नंबर 4 है वो भी बेसिक है, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स। फिर आगे चले जो चैप्टर्स है वो सारे बेसिक्स हम लोग मान के चलेंगे, वही हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। अब ये क्या पता चलता है इस लाइन से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो में होते हैं। माइक्रो मतलब क्या? माइक्रो मतलब बहुत ज़्यादा छोटे। ठीक है, अगर कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसको हम मैक्रो कहते हैं, मैक्रो। ठीक है, पहले ये बात करूँ, मैक्रो मतलब बिग। ठीक है, और माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल। पहले ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता होगा, पर जिसको नहीं पता है प्लीज़ आप ये इंश्योर करें कि ये चीज़ आपको पता हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब ऑर्गेनिजम्स मतलब आपको पता चल गया होगा क्या ऑर्गेनिजम्स मतलब आपको क्या मन में आता है? एनिमल, प्लांट्स? नहीं, उससे भी आगे कुछ है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अभी क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड है या फो है? अभी फ्रेंड और फो का मतलब, फ्रेंड का मतलब आपको पता होगा क्या है, कि वो हमारे दोस्त है या फिर हमारे दुश्मन है। फो मतलब क्या है? दुश्मन। फो मतलब हमारे एनिमी। अगर आपको नहीं पता फो का मतलब, बट तो जान लीजिए अभी। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है इस पर अब यही सारी बातें पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे इन वन शॉट लेक्चर है ये। ठीक है, पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही शॉट में, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। और ऐसे ही हम लोग क्लास 8 की सारे चैप्टर्स ख़त्म कर देंगे, पर आपको क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से पढ़ाया जाएगा, आपको एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, भले ये वीडियो जितना भी लंबा हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने देखा होगा बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस व्हिच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। अगर हमने देखा होगा प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, हमने देखे होते हैं, बट उसके अलावा भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम नॉर्मली नहीं देख सकते। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली नहीं देख सकते, विच वी कैन नॉट सी नॉर्मली। दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ठीक है, तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। और एक और वर्ड है जिसका नाम है माइक्रोब्स। ये वन मार्क का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूसरा क्या बता सकते हैं, तो उसको बोलता कि माइक्रोब्स भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। ठीक है, अभी आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ अगर रेनी सीजन चल रहा है, ब्रेड लाई हो, ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड का पैकेट है। अभी ब्रेड का पैकेट जो है ना, ब्रेड का पैकेट यहाँ पे ब्रेड पड़ी है, अभी ब्रेड के पैकेट को आपने खुला रख दिया। आपने ऐसा होता है ना पैकेट, ब्रेड के पैकेट को आपने खुला रख दिया। अभी खुला करते हैं ब्रेड के पैकेट को, ठीक है, खुला कर दिया। ब्रेड के पैकेट को खुला करने के बाद आपने जब उसको रखा, ठीक है, पूरी रात आपने उसको रखा, फिर आपने अगर सुबह उठ जाते हो, सुबह उठ के जब आप उस ब्रेड को देखेंगे तो उसमें कुछ ग्रेइश वाइट पैचेस होंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, ये एग्जांपल से कुछ समझ नहीं आया होगा, मेरे को भी पता है। अगर जब कोई ब्रेड आप 10 दिन तक रखते हो, मैक्सिमम 10 डेज़ से ज़्यादा रखने हो तो भी रख सकते हो, ठीक है, पर आपको मिनिमम आपकी जो एक्सपायरी डेट होगी ब्रेड की, उसके बाद से ही आपको फंगाई देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो 10 डेज़ का मैं बोल रहा हूँ, 10 डेज़ अगर आप कोई ब्रेड को ऐसे ही बिना छुए बिना कसे ऐसे खुला रख देते हो, खुला भी नहीं बंद भी रखोगे तो भी हो जाएगा।
बंद रखो खुला रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप 10 दिन बाद उसको देखोगे, 10 दिन तो मैं नहीं बोल सकता, उससे भी कम टाइम में आप अगर उसको देखोगे, ठीक है, तो मिनिमम आपका एक्सपायरी डेट से आगे होना चाहिए ब्रेड। और तब आप उसको देखोगे तो वो जो ब्रेड होगी ना, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मान लो एक ब्रेड है, ये ब्रेड में ऐसा वाइट है, ठीक है, वाइट है, पूरा वाइट है। अभी वाइट में आप देखोगे कुछ ऐसे ग्रीन ग्रीन डॉट्स हो जाएंगे, डॉट्स हो जाएंगे, उसको बोलते हैं हम, ये ग्रीन डॉट्स को बोलते हैं हम फंगाई, फंगाई, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ये रहा जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं फंगाई। याद रखना इस चीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, फंगाई। इसको याद रखना, आगे जाके बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको, ठीक है, पर इसमें तो यही बोला जाता है। ओके, तो क्या है कि ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। ये पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो आपको एक टाइनी, मतलब बहुत छोटे राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो सारे आपको करने हैं, करना हो तो कर सकते हो, वैसे कोई काम का तो है नहीं ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ कि ठीक है, मैंने ये सब पढ़ा हुआ है, मैं बोल सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ है वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। हाँ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दे सकती है, बट इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहती है हमारी, ठीक है। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको बता सकते हैं कि वाटर और सॉइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर किसी को पढ़ा भी नहीं होगा तो भी आपको पता होगा। वाटर के अंदर आप वाटर में एक बार पानी पियोगे, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो आपको दिखता नहीं है बट थोड़ा ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो वाटर के अंदर अगर आप देखोगे, जैसा मैं आपको बता दूँ, एक नाले का पानी ले लिया आपने, ठीक है, गटर का पानी, उस पानी में आप देखोगे कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे उस पर पार्टिकल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे सैंड के ले लो तो सैंड में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है। मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन्सली वही जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल है, तो सॉइल में भी अंदर बहुत, एक कीड़ा यहाँ पे चल रहा है, एक कीड़ा यहाँ पे चल रहा है, एक कीड़ा यहाँ पे चल रहा है, मतलब, और यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रोब्स भी घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आपने माइक्रोब्स ढूंढे, बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। बहुत, मतलब सारे के सारे माइक्रोब्स नहीं गिन सकते, बट हाँ, जो माइक्रोब्स में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसमें माइक्रोब्स को ले सकते हैं, ठीक है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज, ठीक है। अभी क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स है उसको हम, इतने छोटे होते हैं कि उसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम बंद आंखों से भी नहीं देख सकते, खुली आंखों से भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसको हम नहीं देख सकते, ठीक है, आंखों से तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो ये आगे बढ़ते हैं। दैट सम ऑफ दिस सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, ठीक है। मैंने आपको बताया जो फंगी होती है, जो फंगाई होती है, वो फंगाई को हम फंगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फंगस, ठीक है। उस फंगस जो है, ये फंगस ब्रेड पे भी ग्रो होती है, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। और अगर नहीं हेल्प हो रही है मैग्नीफाइंग ग्लास से तो आप माइक्रोस्कोप की भी हेल्प ले सकते हो, बट जो दूसरे सारे ऑर्गेनिजम्स है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से बिना भी आप देख सकते हो। दैट इज़ वाई हम उस चीज़ को बता सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, ठीक है। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, मेजर ग्रुप, 4 मेजर ग्रुप। इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, पर जो ऊपर से जो हमें चीज़ें मिलती है, ठीक है, वो 4 होती है। पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंगाई, जो मैंने अभी बताया एक एग्जांपल, तीसरा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को आप एक सिंपल वर्ड में बता दूं मैं, वायरस, ठीक है, वायरस। अब वायरस से तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर ही होंगे, ठीक है। जैसे कोविड-19 है तो कोविड-19 अभी चल रहा है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब शायद ऐसा, होपफुली ऐसा ना चल रहा हो, ठीक है। बट अभी के दौरान
अभी के दौरान, मतलब अभी जो हुआ है वो 28, बताता हूँ मैं अभी, 28, 10, 21, ठीक है। इस दौरान में अभी चल रही है, ठीक है। इस दौरान में अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है, ठीक है। कोरोना वायरस चल रहा है 2021 में, ठीक है। बट होपफुली जब आप वीडियो देखो, 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, 3 साल बाद देखो, तो आप ये कोरोना वायरस जो होगा वो नहीं भी हो सकता है। तो वायरस से अगर आप बहुत ज़्यादा अनजान होंगे तो आपको नहीं पता होगा, बट जो इस बैच में है, मतलब इस बैच या फिर उसके अगली वाली बैच या फिर नेक्स्ट बैच, ठीक है। तो जो हर वायरस का एक चीज़ होती है, ठीक है, वो चलेगी 10 साल। अगर वो 2021 में ख़त्म हो जाएगा तो 2031 तक लोग उसे याद रखेंगे, बच्चे भी याद रखेंगे। तो 2031 की बैच जो होंगी वो याद रखेगी, याद रख सकती है, ठीक है। याद तब तक वो याद रह पाएगा, ठीक है। ओके, अगर वो नहीं ख़त्म हुआ तो 2032, अगर वो 2023 में ख़त्म हुआ तो 2033 में लोग उसको भूलेंगे, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अभी टॉपिक पे आते हैं हमारे। चौथा है एल्गी, ठीक है। एल्गी क्या बोला जाता है? एल्गी क्या है? बैक्टीरिया पता होगा, बैक्टीरिया पता होगा, बहुत सारी बार सुना होगा नाम, ठीक है, बहुत सारी बार। हाथ नहीं धोते हो तो बोलेंगे बैक्टीरिया है, नहाते नहीं होंगे तो बोलेंगे बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा है, बैक्टीरिया पता है आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही सिंपल सब, ठीक है। फंगाई का एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया मैंने आपने। और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ मत करना। प्रोटोजोआ का मतलब ऐसा लग रहा होगा प्रोटोजोआ क्या है भैया, प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ कुछ नहीं, वायरस इसको भी बोल सकते हो, ठीक है, वायरस। और आप दूसरा बोलो, आप सिंपलर वर्ड में वायरसेस बोल सकते हो, उसका और भी ज़्यादा मतलब होता है। जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं कि हम लोग बहुत बार मांस को वेट ले लेते हैं, ऐसा बहुत बार करता है, बट ऐसा नहीं होता है। वैसे ही हम प्रोटोजोआ को वायरस ले लेते हैं, वो भी नहीं होता। पर आप लोगों के स्टैंडर्ड में आप लोग इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ोगे। आप इसको भी इक्वल लेते हो, आप इसको भी इक्वल लेते हो, मेरे को पता है आप लोगों लेते हो, ठीक है। क्यों ऐसा होता है मैं दोनों चीज़ें समझा दूँ आप लोगों को। मास जो होता है ना, मास कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब ये आप क्लास 9 में भी पढ़ोगे, ठीक है, 1 साल बाद आप पढ़ोगे। मास कांस्टेंट होता है पूरे यूनिवर्स में। अगर मास जो होता है, आपके अंदर जितना भी मास हो पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा। वेट जो होता है वो मास जो आपका होता है ना, मास जो होता है इंटू जी होता है, ठीक है, इंटू जी होता है। और उससे ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है। क्या होता है? ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है। क्या होती है? ग्रेविटी। बायो में फिजिक्स ला दिया मैंने, बट ठीक है, आप लोगों को एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाना हो तो ये चीज़ आती है इसमें। तो ये जो वेट जो होता है वो ग्रेविटी को भी इन्वॉल्व करता है। जैसे हमारी ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड। मेरे को पता है आप लोगों को ज़रा भी समझ लिया आएगा, बट आप ये वीडियो है ना, आप जब आप क्लास 9 में चले जाओ उसके बाद आप ये वीडियो एक बार फिर से देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा मास और वेट का मतलब। ओके, तो ये हमारा मास होगा, उसको भी हम लोग ग्रेविटी से इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा वेट निकलेगा, ठीक है। अब प्रोटोजोआ है। व्हाट इज प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ मतलब जो भी बैक्टीरिया जो होंगे, बैक्टीरिया तो नहीं बोलूँगा मैं, जो भी सारे माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मफुल है। वेदर बैक्टीरिया भी हार्मफुल होते हैं, बट हार्मफुल है प्लस उसके क्योर नहीं है, मतलब वो अनक्योर है, क्योर नहीं है उसका, तो प्रोटोजोआ बोलेंगे। पर वायरसेस भी वही कैटेगरी में आते हैं, पर वो सारे वायरस नहीं होते हैं। मतलब सारे वायरस प्रोटोजोआ होते हैं, बट सारे प्रोटोजोआ वायरस नहीं होते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात? अगर नहीं आई तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सारे वायरस प्रोटोजोआ होते हैं, पर सारे प्रोटोजोआ वायरस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर फिर से समझ नहीं आई तो वीडियो को रिपीट कर लो, ठीक है, और आप उसको समझ लो, ठीक है। ऐसे आसान चीज़ है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं, ठीक है।
बढ़िया है। चलो क्लास सेट हम लोग अभी रेगुलर डालेंगे वीडियोस, और विजिन ये वीडियो अगर आप मैं बना रहा हूँ 28 अक्टूबर 2021 को, तो मे भी आपको डिले हो जाए ये वीडियो, ठीक है। ये वीडियो शायद से डिले हो जाए बिकॉज दिवाली आ रही है हमारा 2021 की दिवाली, तो थोड़ी ज़्यादा डिले हो सकता है वीडियो। 1 मंथ जितना डिले हो सकता है, मैं मैक्सिमम 1 मंथ बोल रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम 1 मंथ बोल रहा हूँ मैं इस वीडियो को आने के लिए, मैक्सिमम 1 मंथ। तो आप इस वीडियो को अवेलेबल आप देख सकते हो, शायद से आप देख सकते हो। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम की बात करूँ तो मिनिमम तो ये मैं 2 वीक्स में भी डाल दूँगा वीडियो को, ठीक है। तो मैं बनाना अलग होता है, अपलोड करना अलग होता है, वो सारी चीज़ें अलग होती है, ठीक है। मेरे और भी सारे वीडियोस पड़े हैं क्लास 9 के, वो अपलोड करना है, तो फिर थोड़ा लेट आएगा ये वीडियो। बट ठीक है, क्लास 8 वालों को लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम लोग जितने भी जल्दी अपलोड कर सके उतना करेंगे। ऐसा भी हो सकता है अगर आप लोग की हो तो जैसे दिवाली खत्म हो जाए, दिवाली के तुरंत बाद हम ये वीडियो को अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर आप क्लास 8 की ज़्यादा डिमांड रही तो, ठीक है। मैं एक पोल भी डाल दूँगा अभी, ठीक है। जैसे ये वीडियो खत्म हो मैं एक पोल डाल दूँगा कि आप लोगों को क्लास 8 का साइंस का वीडियोज़ चाहिए कि नहीं, ठीक है। 1 शॉट वीडियोज़, ठीक है। तो मैं पोल भी डाल दूँगा कि आप लोगों को कब तक चाहिए, ठीक है। तो अगर उन लोगों सारे लोगों ने ना बोला तो फिर शायद से इस वीडियो को हम लोग वहीं पे हम लोग इस वीडियो को नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग नहीं अपलोड करेंगे। बट अगर हाँ बोला तो मैं बोला एक पोल दूसरा बोले भेजूँगा कि कब तक हम लोग इस वीडियो को अपलोड करें, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वायरसेस से। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वायरसेस जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो अलग होते हैं। कैसे? दे हाउएवर reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses in figure 2.5, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ना, वो हम ये पूरा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, जब यहाँ पे आएंगे तब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन को तब देखेंगे, बढ़िया तरीके से देखेंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से देखिए। वायरसेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं दिया गया है यहाँ पे। 2.5 कहाँ पे है? ये रहा, ठीक है। वायरसेस देख रहे हैं ना, वायरसेस। ये हम लोग जब ये वाला ख़त्म कर देना तब हम इस पूरे लाइन पे आएंगे, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं यही समझाने बैठूंगा ना तो आप लोगों को ये समझ में पहले नहीं आएगा, ठीक है। स्कूल वाली मैम ऐसे ही करते हैं, पहले ये समझाने लगते हैं, इसीलिए वो लोग आपको फिर आपको समझ नहीं आता है, ठीक है। ऐसा होता है। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अभी जो इन्फ्लुएंजा होता है, फ्लू होता है, जैसे बीच में निकला था स्वाइन फ्लू, पता होगा ना, स्वाइन फ्लू। फिर कोल्ड की बात करें, ठीक है। कोल्ड होता है, खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, आपको मतलब बुखार आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, किससे होती है? वायरस की वजह से। अभी क्या है, सीरियस डिसीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। पोलियो जो होता है, चिकन पॉक्स जो होती है, वो वायरसेस की उन सारी चीज़ों को मतलब ऐसे डिसीज को बनाते हैं, ठीक है। वायरस से ही ऐसे डिसीज होते हैं। क्यों होते हैं पहले समझा दूँ कि कहाँ होते हैं, फिर हम बताएंगे क्यों होते हैं, ठीक है। डिसीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ और प्रोटोजोअन्स, ठीक है। तो डिसीजेस है लाइक डायसेंट्री, मलेरिया हो जाता है ना मच्छर काट के, ठीक है। मच्छर काट जाता है मलेरिया का, ठीक है। तब प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ से होता है ये, प्रोटोजोअन्स बोला जाता है उसको, ठीक है। प्रोटोजोआ। और जो टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी ट्यूबरकुलोसिस आपको इतना बड़ा नाम नहीं पता होगा, टीबी पता होगा, आप जानते होंगे टीबी। अगर पता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, अगर नहीं पता है तो सीख लो, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया से होता है, ये सारे जो होते हैं ना, वो बैक्टीरियल डिसीज होते हैं। अभी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ी होगी क्लास 6th, क्लास 7th। मेरे को पता है अगर आप 2021 बैच में हो, 2021-22 बैच के क्लास 8 के स्टूडेंट हो, तो आपने 7th की पढ़ाई इतनी नहीं की होगी, मेरे को पता है, ठीक है। की होगी कुछ बच्चे, ठीक है, सीरियस बच्चे हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया कुछ ऐसे दिखते हैं, दिख रहा हो बैक्टीरिया दिख रहा है ना,
दिख रहे हैं ना बैक्टीरिया, ठीक है, ओके, ये बैक्टीरिया है, दिख रहा है ना, ये जो देखो सांप जैसा लग रहा है ना, बैक्टीरिया है ये, सांप नहीं है, समझ बोला टीचर ने बताया, तो टीचर ने सांप जैसा दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है, नहीं दिखता है सांप जैसा, ठीक ठीक है, बैक्टीरिया ऐसे दिखता है। एल्गी का पहले बताऊँ, एल्गी में स्पाइरोगायरा आ गया, स्पाइरोगायरा मतलब क्या, स्पाइरोगायरा मतलब क्या, फ्लोर लो, फ्लोर आपने देखा होगा, ठीक है, आपकी सोसाइटी में भी होता होगा, या फिर आपके मैं आपने रोड पे भी देखा होगा, जब बहुत सारा पानी आता हो डेली डेली 24/7, मतलब 24 घंटे पूरे हफ्ते, ये पानी वहीं पे गिरता हो, वहाँ पे ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, उस पर इसमें चलता है ना तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं स्पाइरोगायरा। इसलिए मैंने एल्गी का एग्जांपल रहने दिया था कि मेरे को एल्गी नहीं समझाई थी, क्योंकि आप लोगों को ये समझाना था मेरे को स्पाइरोगायरा, और स्पाइरोगायरा से आप एल्गी समझ जाओगे, ठीक है, स्पाइरोगायरा से आप एल्गी समझ जाओगे। और आपको ऐसा मतलब मैं बोलूँ ना कि एल्गी जो होती है ना, उसमें आपको एक ही प्रकार पूछा जाता है स्पाइरोगायरा, अब मतलब एल्गी को देख के स्पाइरोगायरा याद कर देना। कलामाइडोमोनास को मत याद करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ठीक है, कलामाइडोमोनास आप लोगों को नहीं पता है, ये उसका न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, और ये जो कलामाइडोमोनास है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आप सिर्फ स्पाइरोगायरा का ही एग्जाम्पल हो। प्रोटोजोआ की बात करते हैं, प्रोटोजोआ में आ गया अमीबा, अमीबा को आपने ऐसे ऐसे देखा होगा, ऐसे ऐसे इरेग्युलर सरफेस होता है, ऐसे इरेग्युलर, क्लास 7 में पढ़ा होगा ना, क्लास 7 में पढ़ा होगा, क्लास 7 में, ठीक है, इरेग्युलर सरफेस होता है। तो देखो पैरामीशियम की बात होता है, पैरामीशियम ऐसा प्रोटोजोआ होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्लीपर प्रोटोजोआ, स्लीपर बैक्टीरिया भी बोला जाता है, स्लीपर प्रोटोजोआ, ठीक है, स्लीपर मतलब पता है चप्पल, सिंपलर वर्ड्स में चप्पल, स्लीपर, ठीक है, स्लीपर साइज में होता है ऐसा पैरामीशियम। ओके, फंगाई पे आ जाता है, फंगाई में देखो ये ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड में आपने मैं जो एग्जांपल दिया था ना मैंने, वो वाइट डॉट जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स हो जाते हैं, ये वही है, पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम की फंगाई है। फिर है ये एस्परगिलस, ये है, ऐसा होता है एस्परगिलस, अगर एग्जाम में आ जाए कि इनमें से कौन सा एस्परगिलस है, डायग्राम दिया गया है, तो फिर आप कर सकते हो ड्रॉ, अरे आप कर सकते हो मतलब चूज़ कि एस्परगिलस है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ऐसे डायग्राम नहीं आएंगे, अगर आप स्कूल में पूछे जाते हैं तो अलग बात है, मत मोस्टली मैं बताऊँ 98% ऑफ द स्कूल्स में ऐसे डायग्राम नहीं आते हैं, ठीक है, अगर आपके स्कूल में आते हैं तो यू आर इन द 2% क्राइटेरिया। अब ये आ जाते हैं वायरसेस पे, वायरसेस, ठीक है, वायरसेस। मैं जो एक लाइन बाकी रखी थी ना वो अभी समझाता हूँ मैं, कि दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब वो रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ और सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म पे, मतलब जो होस्ट जिसके अंदर चले जाते हैं, विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर वायरस हमारे शरीर में आ गया और ये हमारा शरीर का कोई टाइप ऑफ सेल है, सेल पता होगा ना, ठीक है, लेसन 8 में पढ़ाऊंगा मैं और भी ज़्यादा डिटेल में सेल को, ठीक है। और ये वायरस है ना, वायरस अपना जो पाँव है ना, पाँव को ऐसे अंदर ढसा लेगा पूरा, और उसके बाद यहाँ पे उसके अंडे डालेगा, बहुत सारे अंडे डालेगा, ठीक है। अभी जब पैदा हो जाएंगे ना तो फिर से ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, और ये सेम चीज़ वो दूसरा करेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे रिप्रोड्यूस करेगा, और ऐसे इनकी तादाद पहले 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 16 हो जाएगी, फिर 32, फिर बढ़ते 128, फिर बढ़ते 124, फिर बढ़ते 248, ठीक है, और बढ़ते 16,584, बढ़ते
हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 33,000 हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। 33,000, 105, ठीक है, और भी बढ़ते बढ़ते, ठीक है, 1 मिलियन ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ते बढ़ते तक हो सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है, इनकी ताकत। तो मान सकते दो आए 1 मिलियन तक चले गए, मतलब 10 लाख तक चले गए, ठीक है। तो ये होता है, इसीलिए मैंने आपको ये बाद में समझाने का बोला, क्योंकि आप समझ पाओगे अच्छे से। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है, बट अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। लग रहा है ना 1 शॉट वीडियो, नहीं लग रहा ना 1 शॉट वीडियो, क्योंकि देखो अभी आप देखोगे 25-26 मिनट चली गई है और मैं अभी 2 पेज समझाया, ठीक है। चैप्टर बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं बोलूँगा, पर है लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो के बीच में ऐसा नहीं लंबी होने वाली है तो खाने बैठ जाओ, खाने मत बैठना, ठीक है। वीडियो को देखो, टाइम लो चैप्टर समझने के लिए, इस चैप्टर को समझो, इस चैप्टर को टाइम लो। जितना ज़्यादा टाइम लोगे ना इस चैप्टर के लिए, उतना ज़्यादा ये आपको ये चैप्टर एफिशिएंट होगा। क्या होगा? एफिशिएंट, ठीक है। ये चैप्टर एफिशिएंटली आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। अभी आ जाते हैं सॉरी, मेरे को थोड़ा अभी कफ है थोड़ा, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, सॉरी उसके लिए, ठीक है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, नया ये चैप्टर, ठीक है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले देख ले, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, है, ठीक है। पहले फ्रेंडली नहीं, पहले ये कर लेते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? कहाँ पे रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, जैसे क्या सिंगल सेल्ड मतलब क्या, मतलब एक ही सेल से बना हुआ, जैसे बैक्टीरिया हो गया। कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो भी सिंगल सेल होते हैं, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में तो एल्गी और फंगई दोनों होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर। अभी वो रहते कहाँ पे, मतलब दे लिव इन ऑल द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शलैंड्स, ठीक है। वो कहीं पे भी कोई भी एनवायरमेंट में रह सकते हैं, लाइक वो एकदम ठंडी हो, ठीक है, आइस एकदम बहुत ठंडा हो, ठीक है, आइस के अंदर भी वो रह सकते हैं। आपको पता हो तो एंटार्क्टिका में जो बर्फ़ है, ठीक है, वहाँ से एक वायरस को निकाला गया जो ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स पुराना था, ठीक है। ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, कि वहाँ से उसको निकाला गया जो बहुत पुराना था, 10,000 ईयर्स, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है पर ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पुराना था, अराउंड दैट उसका कुछ था, ठीक है, राउंड और फिगर करके मैं बता रहा हूँ 10,000, ओके। तो ये तो सारे हैं, ठीक है, जो वो आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं और हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं, वो डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं और मार्शलैंड्स में भी रह सकते हैं। डेजर्ट्स मतलब आपको पता होगा जो वहाँ पर सारी रेत होती है, ठीक है, वहाँ भी वो रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। अब हमारे अंदर में भी वायरसेस होंगे, ठीक है, वायरसेस आएंगे हमारे अंदर रहेंगे, ठीक है, तो हमारे अंदर भी वायरसेस होंगे, हमारी बॉडी के अंदर वायरसेस होंगे, और ह्यूमन्स में भी ये सारी चीज़ें होती है। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के वजूद से ज़िंदा होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के वजह से वो ग्रो कर पाते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली रह पाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, microorganisms and us. The microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, और कुछ जो होते हैं वो बेनिफिट देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ हार्म देते हैं और डिजीजेस पैदा करते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है, ओके। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके वह जो बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, ठीक है, जो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ कर्ड में, मतलब कर्ड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, ब्रेड में, केक में। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल बनाने में यूज़ होते हैं बहुत सालों से, सिंस एजेस एंड एजेस, ठीक है, बहुत सालों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं
द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ओके, दे आर ऑल्सो इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है लाइक वेजिटेबल पिल्स, लाइक एनिमल्स जब मर जाता है, ठीक है, जो एनिमल होता है जैसे मान लो एनिमल मर गया, ठीक है, लायन की बात नहीं कर रहा मैं, मान लो कोई और टाइप का एनिमल मर गया, ठीक है, तो कोई एनिमल जो मर जाएगा, ठीक है, मान लो डियर मर गया, अरे यार क्या हो रहा है ये, डियर मर गया, डियर, ठीक है, डियर मर जाएगा, तो डियर मर जाएगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा ज़मीन पे, ज़मीन में पड़ा रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रोक कर देंगे, मतलब देखो आगे देखो, फेसिस एक्वेरेटा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। अब जो ये जो डियर होगा, ठीक है, डियर ऐसे पड़ा रहेगा, उसको उठाने तो नहीं वाला है, तो बैक्टीरियाज होंगे जो हार्मलेस हो रहेंगे, ठीक है। ये जैसे ये एनिमल का शरीर है, ठीक है, कोई भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एनिमल का शरीर है, कोई भी एनिमल है, ठीक है, डियर की बात नहीं कर रहे, चलो कोई एनिमल है, मर गया है, ठीक है, ऐसा पड़ा है। अब ये एनिमल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो उस पर अटैक करेंगे और अटैक करके इसको सिंपल सब्सटेंसेस में भेजेगा, इसको ब्रोक करेंगे और उसको एक बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं सकते, वो सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सॉइल में, ठीक है, सॉइल तक में वो कन्वर्ट कर देंगे। अभी रिकॉल करो कि जो बैक्टीरियाज, आपको पता होगा कि प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन जो प्रिपेयर होती है तो आप ऐसे यूज़ होता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में एक और चीज़ है कि वो जो सॉइल में बनते हैं ना, तो वो सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब क्या, वो बहुत ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो कि वो ऐसे अच्छे फल सब्जी उगाने के लिए अच्छी होती है, ठीक है, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अभी वो और नाइट्रोजन साइकिल आपकी आएगी, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल यही चैप्टर में है, आपको बताऊंगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, इधर होगी नाइट्रोजन साइकिल कहीं पे, ये रही, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल हम आज ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और इस वीडियो की गारंटी हम लोग रखते हैं 3 घंटे से बड़ा होगा अगर वीडियो, तो हम उसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, ठीक है। अगर 3 घंटे से लंबा चला गया वीडियो तो उसका नेक्स्ट पार्ट बनाना कंफर्म है फिर हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, फिर हमको दूसरा वीडियो बनाना ही पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि 3 घंटे से ज़्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए भी इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, फिर अगर 3 घंटे से ज़्यादा वीडियो होगी तो। ओके, तो ये जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, सॉइल फर्टिलिटी में इंक्रीज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को और फिक्स करती है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे वो चीज़। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब दही कैसे बनता है और ब्रेड कैसे बनती है। अभी दही जो होती है ना, देखो ये जो पहेली है वो पहेली हमेशा पूछती रहती है, ठीक है, इसका नाम इसीलिए पहेली है, ठीक है, समझ आ रही बात। इसका नाम क्या पता होगा ना, पहेली, ये हमेशा पहेली पर पूछती रहती है, इसीलिए उसका नाम पहेली है, ठीक है। तो पहेली बोलती है और पहेली पूछती है कि उसने देखा अपनी मम्मी को, ये एक छोटा सा दही, ठीक है, छोटा सा दही, मिल्क जो होता है गरम दूध में डाल दी और उसको फिर दही बन गया, ठीक है, दूसरी देर में दही बन गया। कैसे हो गया कंफ्यूज करने के लिए हमेशा पहेली आती है, ठीक है। पहेली को मत सुना करो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ कि पहेली को मत सुना करो, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं भी एनसीईआरटी से पढ़ चुका हूँ, मेरे को पता है पहेली को मत सुनो, पहेली का भी मत सुनो, उसके भाई का भी मत सुनो। कौन है वो, बूझो, सही है ना, बूझो का भी मत सुनो, वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगी जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, और आपको एनसीईआरटी की भी समझ नहीं आएगा और उसका भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, सच बोल रहा हूँ ये, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। और वैसे तो एनसीईआरटी में ही गिवन होता है, ठीक है, सारे जो वो क्वेश्चन पूछते हैं वैसे एनसीईआरटी में ही गिवन होता है, पर आपको वो बहुत ज़्यादा डिटेल में डाल देती है और डिटेल में ऐसा गिवन नहीं होता है, ठीक है। वैसे एक चैप्टर में आपको होगा उसके बाद, अभी तो आप छोटे हो, ठीक है, क्लास 8 के बच्चे हो, आगे बहुत सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो कर्ड जो होता है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो होता है लैक्टोबैसिलस, नाम याद कर लो, सच बोल रहा हूँ,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। आपको ये नाम है ना लैक्टोबैसिलस, ऐसे याद कर लो कि लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस, ये नाम आपको देखो कहाँ इंपॉर्टेंट है। क्लास 8 9 में भी आता है, 10 में भी आता है, अगर 11 में लेते हो बायो तो भी, 12 में लेते हो बायो तो भी, ठीक है। ऐसे आपको सच बोल रहा हूँ, ये 5 क्लास में लैक्टोबैसिलस का इम्पॉर्टेंट रोल तो नहीं बता सकता मैं, बट ऐसा रोल है, ठीक है। ऐसा आता है, ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। बहुत छोटा पार्ट होता है, एक पेज के अंदर भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर मैं लैक्टोबैसिलस का पूरा पार्ट उठाऊँ, ठीक है, लैक्टोबैसिलस का 5 क्लास का पार्ट उठाऊँ ना तो एक पेज में ख़त्म हो जाएगा 5 क्लासेस का लैक्टोबैसिलस। बट ठीक है करेंगे, ठीक है। लैक्टोबैसिलस होगा, वो प्रमोट करेगा बैक्टीरिया को, मतलब मिल्क को, कि वो कट बने, मतलब फोर्स करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि लैक्टोबैसिलस मिल्क में चला जाएगा और मिल्क को वो कंटिन्यूसली लैक्टोबैसिलस अपने आप को प्रोड्यूस करता रहेगा। लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस कर दिया उसने अपने अंदर, ठीक है, मिल्क के अंदर, तो जो मिल्क होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कड़ में। अब ये जो ये वाला बैक्टीरिया होता है ना, वो इन्वॉल्व होता है चीज़ मेकिंग में, मतलब चीज़ जब बनाया जाता है तो भी वो इन्वॉल्व होता है। साथ साथ में वो पिकल्स मतलब वो कैसे बताऊँ आप लोगों को पिकल्स का मतलब, आप जब बाहर जाते हो, ठीक है, खट्टा मीठा होता है, ठीक है, पिकल्स खट्टे मीठे होते हैं, बाहर जाते हो आप घर में भी होते हैं। आचार यस, आचार के लिए भी वो ये वाला बैक्टीरिया होता है, वो भी यूज़ होता है, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग फूड आइटम्स, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रवा, इडली, भटूरा में कड़, ठीक है। जो दही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। रवा मतलब सूजी, ठीक है, सूजी की इडली, रवा इडली, ठीक है, रवा इडली। भटूरे याद आ रहे हैं? भटूरे मुँह में पानी मत लाना, वीडियो देखो, पूरा देखो, चैप्टर समझो, फिर भटूरे खाना मस्त, ठीक है। कैन यू गेस व्हाई? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसाज बैटर, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस आएगी अभी, ध्यान रखना, ठीक है। जो बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं वो हेल्पफुल करते हैं, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जिसमें हम राइस इडली, मतलब जो राइस की इडली होती है उसमें, और डोसा बैटर होता है उसमें हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। ओके चलो, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस का तो मैं नहीं बता सकता, पर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस ये, ठीक है। इसमें एक चीज़ है, मैदा है, मैदा को अंदर यीस्ट पाउडर डाल दिया, यीस्ट एक बैक्टीरिया है, यीस्ट पाउडर डाल दिया, यीस्ट पाउडर के बाद अगर आप देखोगे तो वो मैदा ऐसा हो चुका होगा, मतलब फूल जाएगा मैदा, दूसरा कुछ नहीं होगा। इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, बढ़ा चढ़ा के देखना हो तो बढ़ा चढ़ा के दो, शॉर्ट में मैं समझाया, शॉर्ट में ख़त्म कर दो, ठीक है। वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो गया बाद में, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस fill the duff and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cake, ठीक है। जो यीस्ट जो होती है वो रिप्रोड्यूस करती है रैपिडली, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा जल्दी, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है रेस्पिरेशन के थ्रू। अब वो क्या करती है कि जो हमारा जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, कोई भी जब जैसे मैदा देखा भाई, मैदा का जो वॉल्यूम होगा अंदर का, ठीक है, मतलब मैदा कितनी चीज़ें अंदर स्टोर कर सकता है, उसका वॉल्यूम, वो उसका वॉल्यूम होता है। अब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए यीस्ट क्या करता है कि वो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होते होते वो जो वॉल्यूम बढ़ा देता है, मतलब जो बबल जो होते हैं वो गैस से फिल हो जाते हैं। किस गैस से भैया? इस गैस से। क्या करते हो, ठीक है, ये गैस याद आ रही, कुछ समझ आ रहा है? ये गैस फिल हो जाती है डफ में, और क्या करता है कि जो यीस्ट जो होती है इसी वजह से ब्रेड, पेस्ट्री और केक्स में हेल्पफुल होती है, ठीक है, क्योंकि वो बबल बना देती है। अभी अगर हम बबल हाथ से बनाएंगे तो हाथ से तो कितनी देर हो जाएगी बबल बनाने में, ठीक है। ऐसे बबल बना, और मैदा भी ज़्यादा यूज़ होगा कंपेरेटिव, फिर टेस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। बात करें कॉमर्शियली यूज़ करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अरे भैया कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे? देखो ध्यान से, एक चीज़ हमने पढ़ी थी, यहाँ पे पढ़ी थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अल्कोहल प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है, मतलब यूज़ होता है उसमें बहुत सालों से, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे आने वाली है और बड़े वाले में आने वाली है, ठीक है।
बड़ा आएगा, ठीक है। इस बात पे बहुत बड़ी डिस्कशन होगी। देख लेता हूँ चैप्टर कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को अभी कराने हैं मेरे को, ठीक है। फर्मेंटेशन का बाकी है, देखो ध्यान से देख लेना, फिर मैं फिर से नहीं करूँगा ये। फर्मेंटेशन है, फिर एंटीबायोटिक्स का पढ़ेंगे, फिर एंटीबायोटिक्स कैसे बनाई जाती है, क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं। वैक्सीन का है, वैक्सीन में भी वो स्मॉल पॉक्स है, एडवर्ड जेनर। फिर सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करें, एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करें। फिर हार्मफुल, देखो हार्मफुल है ना, किसी को ऐसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मज़ा नहीं आता, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को भी ऐसा ही था। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें मज़ा नहीं आता, हार्मफुल में मज़ा आता है ठीक है। देखो फिर ये उसको पैथोजेंस वाला टॉपिक बाकी है। फिर देखो ध्यान से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कम्युनिकेबल डिसीजेस, कैरियर्स, हार्मफुल पूरा बाकी है। बैसिलस एंथ्रेसिस, फूड प्रेजर्वेशन, फूड पॉइजन, फिर तो नाइट्रोजन साइकिल आ गई, ठीक है ठीक है। आ जाते हैं हमारा, ठीक है, हमारे यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। वीडियो तो भैया अभी 3-4 पेज हुए हैं, लंबी हो चुकी है, कहाँ से बैठे गए, तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। ख़त्म हो जाएगी वीडियो, ऐसे चिंता मत करो। मेरे को पता है कि किसी ने इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई होगी अब तक इस चैप्टर की, ठीक है, लंबी वीडियो 1 शॉट। क्योंकि देखो क्या होता है कि 1 शॉट वीडियो बनाते हैं ना लोग, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देते हैं, लाइक 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देते हैं। 30 मिनट्स, मैंने ऐसी वीडियो देखी है जो 30 मिनट्स क्या 20 मिनट्स में कंप्लीट कर देते हैं, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा चैप्टर थोड़ी ना पपलू जैसा है, ठीक है, चैप्टर ऐसे नहीं होते हैं। अभी वो तो चैप्टर समझाना था ना, तो उसमें सिर्फ ऐसा हो जाता है कि इन 1929 इसने जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उसने क्या किया, उसने जो डिसीज था, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया था, उसको तो ऐसा उनका मतलब एंटीबायोटिक निकाल दी, ख़त्म। भाई ऐसा नहीं होता कि वो ऐसा बोले कि ये मतलब इनफेक्ट जो बैक्टीरियाज होंगे वो मर जाएंगे, फिर कैसे पेनिसिलिन बनाई गई, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। बस ऊपर से आपको आइडिया देते हैं, तो वो आइडिया देने वाली वीडियो तो मैं भी 10 मिनट में बना लूँगा, ठीक है। पर देखो क्या है बात कि अगर आप उस चीज़ को डिटेल में समझते हो तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपके माइंड पे भी, ठीक है। तो आपको हर सवाल आपको आ जाए, ठीक है। फिर क्या वो ऊपर से समझेंगे, आपको ऊपर के सवाल आएंगे, फिर जो नीचे के दबे होंगे सवाल होंगे ना, मतलब दबे होंगे, मतलब ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कि जो हार्ड क्वेश्चन होंगे ना वो आपको नहीं आएंगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे। तो मैं इसीलिए अच्छे से पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि वीडियो तभी लंबी हो रही है। क्यों लंबी हो रही है? क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, 1 शॉट वीडियोस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपको अलग अलग वीडियोस ना देखने पड़े, इसीलिए 1 शॉट वीडियोस डाल रहे हैं। अगर आपको सिर्फ रिवीजन के लिए 1 शॉट वीडियोस डाल रहा हूँ मैं, रिवीजन के लिए नहीं है बेटा, ध्यान से सुन लो, रिवीजन नहीं है ये, रिवीजन नहीं है बेटा ध्यान से सुन लो। रिवीजन के लिए भी वीडियो बनाएंगे और, ठीक है, रिवीजन के लिए वीडियो बनाएंगे, पर दिस इज़ नॉट रिवीजन, ठीक है, ये रिवीजन नहीं है, ये रिवीजन नहीं है, ये एक प्रॉपर बता दूँ आप लोगों को, ये प्रॉपर चैप्टर की वीडियो है, ठीक है, ये रिवीजन नहीं है। ओके, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लार्ज स्केल, मतलब लार्ज स्केल होती है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए यूज़ होते हैं, वाइन मेकिंग में यूज़ होते हैं, और एसिटिक एसिड को आप बोल सकते हो विनेगर पता ना आप लोग, विनेगर क्या होता है। अभी जो यीस्ट होता है ना वो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, किसके प्रोडक्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन, तो अल्कोहल और वाइन के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फॉर दिस पर्पस जो यीस्ट होता है, इसीलिए जो यीस्ट होता है वो नेचुरल शुगर्स में प्रेजेंट होते हैं और वो ग्रो वहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक बार्ली का होता है ना, जब जिसको उसको आपको नहीं पता होगा, ठीक है, बार्ली को क्या बोलते हैं हिंदी का नहीं पता, अगर कोई देखो वीट आपको पता होगा, ठीक है, वीट मतलब आपको पता होगा, वीट मतलब जिससे रोटी बनती है, राइस मतलब चावल, ठीक है,
बारली मतलब अगर यहाँ पे कोई गुजराती है, ठीक है, तो बारली का मतलब बोल रहा हूँ जाओ जाओ, ठीक है, अगर आपको समझ आ गया ठीक है। अगर यहाँ पे कोई हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, तो हिंदी वाले, मेरे को हिंदी का नाम नहीं पता, बट आप बारली से ही नाम सुनो, बारली ऐसे वीट जैसा ही आता है, ठीक है। अगर किसी को मतलब जैसे स्टोन हो जाता है, स्टमक स्टोन हो जाता है, स्टमक एक आता है, तो फिर वो बारली का जूस पीते हैं, ठीक है। और क्रश फूड, इसके अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यीस्ट पाया जाता है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे दैट ये जो स्मेल है अल्कोहल की शुगर के अंदर, ठीक है, ये कन्वर्ट होती है, कैसे वो कन्वर्ट करती है अल्कोहल को, कैसे वो अल्कोहल को कन्वर्ट करती है यीस्ट। तो ये प्रोसेस जो होते हैं वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है, वो प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, याद रखो फर्मेंटेशन। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि लुईस पैस्टर ने फर्मेंटेशन बना, डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। 1857 साल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1857 साल बहुत इंपॉर्टेंट है साल ये, 1857 बहुत इंपॉर्टेंट साल। साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट साल, एसएस में भी आपने पढ़ा होगा, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो मतलब 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है, रिवॉल्यूशन भारत का, ठीक है। और यहाँ पे साइंस की भी दुनिया में इम्पोर्टेंस है 1857 का। ईयर अच्छा था और हम नहीं थे, ठीक है ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेडिसिनल यूज़, मेडिसिन को कैसे बनाते जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टेबलेट, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। अब जब आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास आते हो, डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, एंटीबायोटिक लेके जाओ, कैप्सूल लेके जाओ, इंजेक्शन लेके जाओ। पेनिसिलिन भी एक एग्जाम्पल है उसका। ये जो सोर्स है मेडिसिन का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर सकते हैं, जो स्टॉप हो सकते हैं ग्रो करने में, अगर ये जो डिसीज कॉजिंग, मतलब समझो बात को कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी वाली मेडिसिन होगी, वो जो डिसीज क्रिएट करती है, डिसीज क्रिएट मतलब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको वो मार भी सकती है और वो उसको स्टॉप भी कर सकती है। ऐसी मेडिसिन को हम लोग बोलेंगे एंटीबायोटिक्स। तो ये जो नंबर है एंटीबायोटिक्स का वो प्रोड्यूस होता है कैसे ये जो प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया और फंगस से। और इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रोमाइसिन, ये उसके कुछ एग्जांपल्स है। तो ये बात ठीक है एंटीबायोटिक्स की, ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उसको मार देती है एंटीबायोटिक्स। किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। तो इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या काम करते थे, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पर काम कर रहे हैं। अभी सडनली उनको लगा कि ये जो ग्रीन मोल्ड है वो कल्चर प्लेट से बनी होती है, ठीक है, इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स में थी। और उसने अचानक से देखा कि जो प्रेजेंस ऑफ मोल्ड है, ठीक है, मोल्ड जो है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक रही, ठीक है। ये जो मोल्ड है वो क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है। इनफैक्ट उसने सारे बैक्टीरिया को मार दिया। फिर उसने लगा कि जो मोल्ड है ये तो पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन है। उसको पता चला कि ये पेनिसिलिन इससे बन सकती, मतलब इससे कुछ हो सकता है। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसके बाद ये पेनिसिलिन यूज़ की और उसके बाद पेंसिल नहीं बोल रहा मैं, पेनिसिलिन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद उसने मेडिसिन क्रिएट की, ठीक है। और ये जो कॉमनली एंटीबायोटिक्स होती है वो फंगाई और बैक्टीरिया से ही बनती होती है। और एंटीबायोटिक्स जो होती है वो मैन्युफैक्चर होती है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो क्योर होती है वैरायटी ऑफ डिसीज, उससे क्योर होते हैं, ठीक है। जो एंटीबायोटिक्स होती है वो मिक्सड होती है। लाइव स्टॉक पोल्ट्री देखा होगा ना, पोल्ट्री में भी मिक्स होती है, ठीक है, जिससे एनिमल्स को कोई एनिमल्स को इन्फेक्शन ना हो गया हो ये देखने के लिए, और वो कोई प्लांट डिसीज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अभी ये जो चीज़ है ना ये आपको 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकती है ये चीज़। और ऐसे एनसीईआरटी में गिवन है ये क्वेश्चन, दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरे जब तक याद है मैंने बहुत पहले ये पढ़ा था, क्लास 8 का, बहुत पहले की बात है, मैं क्लास 8 में था। तो तब मेरे को याद है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता था।
ये रहा कुछ यहाँ पे, ओके ये रहा देखो क्लास 9, अरे क्लास 9 क्या, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में व्हाट आर एंटीबायोटिक्स और व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। मेरे को याद था ये आने वाला है, ठीक है, ऐसा आता है, ठीक है, मेरे को पता था। तो आपको ये पूरा का पूरा याद करना है, छाप डालना है। ऐसे आपको मैं ऐसे बोलूँगा नहीं कि आप रट्टा मत मारो, समझो चीज़ों को तो बाद लिखो। फिर इस चीज़ को समझ जाओगे ना तो इससे भी लंबा आप लिख पाओगे। सच बोल रहा हूँ मैं, इससे भी लंबा आप लिख पाओगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि याद रखना, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। क्वालिफाइड डॉक्टर ऐसे नहीं जो डॉक्टर घूमते रहते हैं, उससे पूछ लिया कि ऐसे एंटीबायोटिक लूँ तो नहीं अच्छी दे पाएगा, ठीक है, वो अच्छा सजेशन नहीं दे पाएगा। पर जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, अगर आप उससे पूछोगे एंटीबायोटिक्स लेने में तो वो ऐसे आपको तब भी लो जब वो क्वालिफाइड डॉक्टर आपको बताएगा, ठीक है। Also you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may take the drug less effective when you might need it in future. ठीक है, ये जो डॉक्टर जो कोर्स देते हैं उतना ही कोर्स लो, फिर ज़्यादा मत लो, कम भी मत लो। ज़्यादा लोगे तो क्या होगा कि जब वो नीड नहीं होगा आपके बॉडी के लिए तो वो रॉन्ग डोजेज हो जाएंगे और उसके बाद आपकी जो ड्रग होगा, ठीक है, ये जो मतलब मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये कम इफेक्टिव हो जाएगा जब आपको फिर से ये वाली डिसीज़ होगी। मतलब कोल्ड होता है और आपको एंटीबायोटिक दी है, तो कोल्ड की तो बात नहीं करूँगा, ठीक है, कोल्ड वायरस है, मतलब टाइफाइड की बात करूँगा मैं। टाइफाइड अगर हमने बैक्टीरिया मतलब आपने ले ली, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या होगा देखो, फिर आपको जब दूसरी बार वो टाइफाइड होगा तो आप वो बैक्टीरिया मतलब वो आप मेडिसिन नहीं ले पाओगे, वो लेस इफेक्टिव हो जाएगी। और ऑल्सो जो एंटीबायोटिक्स होती है वो अननेसेसरीली जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, मतलब अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में, उसको भी मार देते हैं। मतलब वो देखती नहीं है, मतलब वो देखती नहीं कि ये अच्छा है, ये गलत है, ये हार्मफुल है तो इसको मारते हैं, ये अच्छा बैक्टीरिया इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करती वो उसको बैक्टीरिया दिखता है ख़त्म कर देती है वो, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स होती है वो हाउएवर वो इफेक्टिव नहीं होती है कोल्ड फ्लू जैसे वायरसेस, कोई भी एंटीबायोटिक वायरस पे नहीं इफेक्ट हो सकती, ठीक है। और सारी एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पे इफेक्टिव हो सकती है। मतलब बैक्टीरिया क्योर हो सकते हैं 100%, वायरसेस क्योर नहीं हो सकते 100%, ठीक है। वैक्सीन, अब आता है वायरसेस को कैसे रोकना। वायरसेस को रोकेंगे हम वैक्सीन से। कैसे रोकेंगे हम वैक्सीन से। अभी जब व्हेन अ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. तो जब एक माइक्रोब आता है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, जब वो अंदर आता है, ठीक है, तो बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज़ मतलब उससे लड़ने के लिए कुछ बैकअप करती है, ठीक है। जैसे हम जो होते हैं, ठीक है, हम होते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर कोई राजा की बैटल हो रही है, ठीक है, दो राजा है वो बैटल हो रही है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे प्यादों को भेजेंगे, मतलब क्या होगा, ऐसे सैनिक को भेजेंगे, सैनिक उससे लड़ेंगे। अगर सैनिक से ख़त्म हो जाएगी तो बात अच्छी है, फिर उनको खुद लड़ना नहीं आना पड़ेगा। तो बॉडी क्या करेगी, ऐसे ही सैनिकों को भेजती है जिसका नाम है एंटीबॉडीज़। अभी जो एंटीबॉडीज़ होती है वो जो इन्वेडर मतलब बाहर से आया है उसको मारती है, ठीक है। अब ये जो बॉडी होती है उसको पता होता है कि ये माइक्रोब्स को कैसे मारा जाता है अगर वो फिर से एंटर होता है। ऐसी वैसी मेमोरी हमारे बॉडी में सेव होती है, ठीक है, कि अगर एक बार वो माइक्रोब आ गया फिर उसी टाइप का माइक्रोब फिर से आएगा तो फिर उसको मार देगी, वो आपको कुछ असर ही नहीं होगा। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर कोई ऐसे डेड या फिर एक बहुत ऐसा हल्का फुल्का माइक्रोब अगर आ जाए तो बॉडी जो होगा वो उससे लड़ेगा और उसको मार भी देगा, ठीक है, वो जो बैक्टीरिया होगा उसको, वैसे वो उसको एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। तो एंटीबॉडीज़ जो होगी वो हमारी बॉडी में ही होती है और वो हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, हमेशा प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, ठीक है। वैक्सीन जो होती है वैसे ही वर्क करती है। और वैक्सीन जो बॉडी अगर नहीं कर पाती है, ठीक है, बॉडी अगर एंटीबॉडीज़ इतनी नहीं प्रोड्यूस कर पाती है
ठीक है। तो अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है, ठीक है, तो बैक्टीरिया नहीं बोलो वायरस है, तो फिर अगर वो एंटीबॉडीज नहीं कर पाती है तो फिर उन लोगों को लेनी पड़ेगी वैक्सीन। अभी वैक्सीन और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ वो प्रोवाइड करेगी, एंटीबॉडीज से वो जो बैक्टीरिया होगा वो मर सकता है और आप ठीक हो सकते हैं। सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अभी जो बहुत सारे डिसीज है, जैसे कॉलेरा की बात की जाए, टीबी की बात की जाए, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस नहीं पता होगा आप लोगों को, आगे पढ़ोगे आप लोग, वो वैक्सीनेशन से ठीक हो सकते हैं। एडवर्ड जेनर एक इंसान थे जिन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स ढूंढा था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ढूंढी थी, ठीक है। 1798, ये जो डेट्स है ना प्लीज़ याद रख लो उन लोगों को, डेट्स को और नाम को और क्या क्या उन्होंने किया उसको। बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन होती है बट बहुत ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स ले जाती है, ठीक है। एक एक मार्क का 5-5 मार्क के मैथ्स द कॉलम्स में भी आता है ये, ठीक है। ओके, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अबाउट अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीजेस, ठीक है। ये काम का नहीं है पर ये कहना चाहता है हमें कि जब आप छोटे थे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे इंजेक्शन देने पड़ते थे, ठीक है। तो आप जो डिसीज होते हैं उसको आप प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। जो ये एसेंशियल होता है ऐसे प्रोटेक्ट करने को, छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करने को अगेंस्ट दिस डिसीजेस, ठीक है। ये नेसेसरी वैक्सीन जो होती है वो हॉस्पिटल्स में भी होती है, ठीक है। नेसेसरी वैक्सीन मतलब आपको पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स पढ़ेंगे यहाँ पे, ऐसा है, ठीक है। वैक्सीन भी होती है पोलियो की, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि एडवर्टाइजमेंट होती है टीवी पे और न्यूज़पेपर होती है रिगार्डिंग हमारे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, अगेंस्ट पोलियो की बात करी जाए, पोलियो का एक पूरा प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PPP, ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स जो होते हैं वो छोटे बच्चे को दिए जाते हैं, ठीक है, आर एक्चुअली वैक्सीन, वो वैक्सीन जैसी होती है, ठीक है। पोलियो ड्रॉप्स कैसे वैक्सीन मतलब ऐसा इंजेक्शन से नहीं मारते, अब पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन है, बहुत बड़ा कैंपेन है, ठीक है, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, ठीक है। और इसी वजह से स्मॉल पॉक्स अभी फ़िलहाल इस पूरे वर्ल्ड में बहुत कम हो चुका है और कई मतलब बहुत कम जगहों पे है, बहुत कम, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वो ख़त्म हो चुका है। दिस डेज वैक्सीन जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस, ठीक है, और ये जो एंड अदर एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। और सॉइल फर्टिलिटी की बात करें, सॉइल फर्टिलिटी में आते हैं, अभी सॉइल फर्टिलिटी में आते हैं, ओके, सॉइल फर्टिलिटी में आते हैं। तो सम बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करते हैं, ठीक है, उसको फिक्स करते हैं। और उसको फिक्स करने के बाद क्या करेंगे वो कि वो जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को डाल देंगे और उसके बाद ये जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज कर देंगे वो, ठीक है। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो कॉमनली उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल माइक्रो नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है, उसको हम ये बोला जाता है। अभी देखो कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है, ठीक है, तो ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानो बैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ये जो सियानो बैक्टीरिया है। अभी क्लीनिंग द एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे किया जाएगा। अलॉन्ग विद आप लोग बूझो पहेली की बात मत सुनो, यही मैं बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, बूझो पहेली की बात मत सुनो, बट ठीक है, बूझो पहेली जो समझाना चाहते हैं वो एक बार हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बूझो और पहेली ने देखा कि ये जो गार्डनर थे अपने स्कूल वाले, तो वो डालते थे मैन्योर को और मैन्योर के साथ वो बहुत खेलते थे, उसके जो मतलब हम तो खेलते थे मैन्योर के साथ, ठीक है, पर बूझो पहेली ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसे मैच्योर बच्चे थे पूरे। और ये जो अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने सारा कचरा लिया, प्लांट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का और पूरे हाउस का, गार्डन का, ठीक है, और उन्होंने सारा एक पिट जो था, पिट मतलब एक गड्ढा जैसा कुछ था, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने डाल दिया, ठीक है।
और उसके बाद सारा वेस्ट डिस्पोजल था वो सारा उसके अंदर डाल दिया। और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ये सब कुछ डिस्पोज्ड हो गया, ये सब कुछ डिस्पोज्ड हो गया और वो कन्वर्ट हो गया मैन्योर में। ये पिट थी, पिट के अंदर जो प्लांट का जो वेस्ट होता है, जब प्लांट के पत्ते गिर जाते हैं, वेजिटेबल्स खराब होकर नीचे गिर जाते हैं, फ्रूट्स खराब होकर नीचे गिर जाते हैं, तो ये जो था उन्होंने आसपास की जगहों से कलेक्ट किया। उसके बाद एक गड्ढा जैसा बनाया, उसके अंदर सारा ऐसे डाल दिया। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखो, ऐसा गड्ढा जैसा उन्होंने बनाया। अब उसके अंदर उन्होंने सब कुछ डाल दिया। ठीक है, ऐसा डाल दिया। अभी कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा ये जो गड्ढे में ऐसा कुछ डाला था हमने, ऐसा दिख रहा था उन लोगों को। कुछ समय बाद ये गड्ढा नहीं रहा, ये कैसा बन गया। ठीक है, ये ऐसा बन गया, ये गड्ढा भर गया। ये इतना जो पार्ट था वो बन गया मैन्योर बन गया। ठीक है, बूजर पहेली को ये चीज़ पता थी ये चीज़ पता थी, बस उनको जान नहीं थी कि ये कैसे होगा, तो उन्होंने जान भी लिया अभी। ठीक है, आप लोगों ने भी जान लिया साथ में। ठीक है, एक्टिविटीज़ में कुछ नहीं होता इतना कुछ। ओके, तो हमने देखा होगा कि हमने ज़्यादातर देखा होगा कि जो लार्ज अमाउंट के जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये जो डिकेइंग प्लांट होते हैं, मतलब प्लांट जब डिके हो जाते हैं, एनिमल्स जब मर जाते हैं, तब वो हमको दिखते हैं। ठीक है, अब हमको ऑल्सो हम लोग देख सकते हैं कि जब वो डिसअपियर हो फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है, जब वो डिसअपियर हो तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, इसके ऑर्गेनिक वेस्ट को, प्लांट्स और एनिमल के ऑर्गेनिक वेस्ट को, और उसको जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उनको वो सिंपलर सब्सटेंस में वो कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो सब्सटेंस हो गया वो अगेन प्लांट्स के साथ ही यूज़ होंगे और एनिमल ही उसको यूज़ करेंगे, और फिर से जब वो मर जाएंगे तो फिर से वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट होती रहेंगी। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिग्रेड करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और स्मेली सब्सटेंस को, तो वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। ठीक है, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करना मतलब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जितना पावर होता है वो पावर नहीं रहता है। डिकम्पोजर उसको बोलते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं ना बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर अगर उसको डिकम्पोज कर दे बैक्टीरिया को, जो हार्मफुल वायरस होंगे, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उसको डिकम्पोज कर देना, उसके बाद वो हार्मफुल नहीं रहते, उनकी पावर्स होती है वो घट जाती है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, और हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है अभी तक। ठीक है, काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। ठीक, अभी तो बहुत देर बाकी है। ठीक है, अभी इतना मेरे को नहीं लगता कि अभी 3 घंटा जितना होगा, पर ठीक है, अभी तो 1 घंटे 3 मिनट जैसा हुआ है। टाइम मत देखो ठीक है, टाइम मत देखो। ठीक है, इतने बड़े नहीं होगा अभी हम लोगों को इतने ज़्यादा बाकी नहीं रखा है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो है नाइट्रोजन साइकिल में बताऊँ, नाइट्रोजन साइकिल में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, और उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली है नाइट्रोजन साइकिल। गिन के रख लो ये चीज़, ठीक है, गिन के रख लो नाइट्रोजन साइकिल। इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये 5 मार्क में आती है, 5 मार्क में आती है एग्जाम में। आप बोलो कि क्या यार सर आप क्या करते हो, आप फटाफट इस चीज़ पे आ जाते हो, फिर अब वही चीज़ नहीं हुई। करेंगे हम लोग, शांति रखो तो, ठीक है, करेंगे हम लोग, करते हैं। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आ जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं हार्मफुल होने के। ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डिसीजेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और कुछ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको पैथोजेंस बोला जाता है। पैथोजेंस मतलब हार्मफुल। ठीक है, पैथोजेंस मतलब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रोटोजोआ में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक पर्टिकुलर टाइप है, वो बहुत हार्मफुल होता है, उसको बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, कपड़े को भी स्पॉइल कर देते हैं, और लेदर तक की चीज़ भी स्पॉइल कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़ हम लोग इतनी मतलब मज़ा नहीं आता एक्टिविटीज़ में, आप लोगों को बताओ, आप लोग मज़ा नहीं आता होगा। बूझो और पहले की बात तो हमको सुननी नहीं है,
तो हमको सिर्फ जैसा NCERT में लिखा गया है वही सुनना है, ठीक है। ओके, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। अभी ह्यूमन की बात करें फिर प्लांट्स की बात करेंगे, पहले ह्यूमन की बात करें। ह्यूमन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम खुद ह्यूमन है, ठीक है। पैथोजेंस, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी ध्यान से, अभी पूरा प्रोसेस चलने वाला है, तो अभी एकदम ध्यान से ईयरफोन लगा दो, ठीक है, अच्छे से सुन लो। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करेंगे थ्रू हम जो सांस लेते हैं हम लोग सांस लेते हैं ना, उससे वो एंटर करेंगे और फिर वो एंटर करते हैं, ठीक है। या फिर वो एंटर करेंगे वाटर से, जब पानी पीते हैं तो पानी के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पैथोजेंस होते हैं, तो वो पैथोजेंस हमारे अंदर आ जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो फूड है, फूड के अंदर पैथोजेंस होंगे वो हमारे अंदर आ जाए, ठीक है। तो वो ट्रांसमिटेड भी हो जाते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है जो कैरी कर रहा है माइक्रो ऐसे पैथोजेंस को, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन कैसे बताऊँ, ठीक है। कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, कोविड-19। अगर कोई पर्सन कोविड-19 का अफेक्टेड हो और अगर आप उसके बाजू में जाते हैं, वो अगर छींक खाता है, ठीक है, ऐसे छींक, ठीक है, छींक और करता है, तो वो सारे जो माइक्रोब्स होते हैं, मतलब पैथोजेंस होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। पैथोजेंस दूसरे बॉडी के सामने अगर वो एक भी सलाइवा उसके ऊपर देता है तो उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। तो अगर उसके अंदर जाएगा तो उसको पता पैथोजेंस उसके अंदर चल जाएंगे। पैथोजेंस अगर वो सांस लेगा पैथोजेंस उसके अंदर चल जाएंगे। पैथोजेंस अंदर जाने के बाद वही प्रोसेस रिपीट होगी, ठीक है। और ये जो होगा वो जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो स्प्रेड करते हैं। कैसे? कुछ एनिमल क्या करेंगे, जैसे हम मच्छर की बात करें, मच्छर में हम लोग देखेंगे ये डेंगू और मलेरिया का, कि जो मच्छर होंगे तो वो क्या करेंगे कि ऐसे पैथोजेंस को साथ में लेके घूमेंगे। जैसे हम पे बैठेंगे पैथोजेंस से अटैक करेंगे। माइक्रोबियल जो डिसीज़ होते हैं वो इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है, जो हेल्दी पर्सन होता है, उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज़। क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिकेबल डिसीज़। अभी एग्जाम्पल है जो डिसीज़ के एग्जाम्पल है, जैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ लाइक कॉलेरा की बात की जाए, कॉमन कोल्ड की बात की जाए, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे जो टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जहाँ पे आए टीबी समझ लो, ठीक है। ऐसे जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स है कम्युनिकेबल डिसीज के, ठीक है। ओके, जब कोई पर्सन कोई कॉमन कोल्ड से छींकता है तो ये जो फाइन ड्रॉपलेट्स होती है वो मॉइस्चर कैरी करती है और जो हवा में ऐसे स्प्रेड हो जाती है। तो ये वायरस एक हेल्दी पर्सन को भी इफेक्ट कर सकता है वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं, डिसीज कैरियर्स होते हैं माइक्रोब्स के लिए, उसको हम कैरियर्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कैरियर्स। और जो हाउस फ्लाई होती है ना, वो एक कैरियर है। तो क्या करते हैं वो, अगर आपने देखा होगा गोबर, ठीक है, गोबर पे आपने बहुत सारी हाउस फ्लाई देखी होगी, और वो बैठ के आपके घर में जाती है, आपके घर में आप पर बैठती है और उसके बाद वो चली जाती है। मतलब क्या, उसने जो गोबर था वो पैथोजन से था, तो जो मक्खी आई वो पैथोजन वाली होगी। अभी आपका जो घर है, आपकी स्किन है, ठीक है, आपके स्किन पे वही मक्खी बैठी, उसके अंदर भी पैथोजन आया, तो पैथोजन क्या करेगी, वो आपकी बॉडी के अंदर भी पैथोजन डालेगी, ठीक है। तो यही चीज़ है, पैथोजन जो होती है वो हमारी बॉडी पे स्टिक हो जाती है, ठीक है। तो जो फ्लाइज होती है वो अंडर कवर फूड पे भी जाती है, तो वो फूड को भी कंटामिनेट कर देती है, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड जब हम खाते हैं तो हमको भी वो पैथोजन इफेक्ट करती है और हम सिक हो जाते हैं, ठीक है, हम सिक हो जाते हैं। सो हम इसीलिए डॉक्टर्स भी नहीं, बहुत सारे लोग, मतलब एडवाइस होता है, एडवाइजरी होती है, ठीक है, कि जो फूड है तो उसको अनकवर बिल्कुल मत रखो, कवर्ड ही रखो। लाइक एक और एग्जांपल है कैरियर का, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो। फीमेल एनोफिलस मस्कीटो क्या कैरी करती है? प्लाज्मोडियम कैरी करती है, जो मलेरिया का एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब एक माइक्रोब है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम को कैरी करती है। वैसे ही जब वो हमारे पे बैठती है, वो काटती है तो उसके अंदर वो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, जिससे हमको मलेरिया होता है। अभी तो एडीज मस्कीटो होती है, लेडीज नहीं, एडीज बोल रहा हूँ। फीमेल एडीज मस्कीटो होती है, वो डेंगू वायरस कवर करती है, ठीक है, वही सेम चीज़, ठीक है। अभी कंट्रोल कैसे करें?
ये सारी चीज़ें। अभी और मस्कीटो होते हैं ना, कंट्रोल कैसे करें मलेरिया और डेंगू को? कंट्रोल होना चाहिए ना कोई चीज़ पे, ठीक है। तो ये जो मस्कीटोज होते हैं वो वाटर में ब्रीड होते हैं, मतलब वाटर में पैदा होते हैं। तो हमको कहीं पे भी वाटर को कलेक्ट नहीं करते रखना है, लाइक कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में, कहीं भी जहाँ पे वाटर कलेक्ट हुआ हो, थोड़ी देर वाटर कलेक्ट हुआ तो वहाँ पे मस्कीटोज आ ही जाएंगे अपने एग्स डालने के लिए, और वो एग्स और मस्कीटो को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और बाय कीपिंग द एनवायर सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। हमको मस्कीटोज को पैदा नहीं करने देना है, हमको वाटर को कलेक्ट नहीं रहने देना है। तो ये एक ट्राई करो लिस्ट बनाने की कि हम लोग मलेरिया, स्प्रेड ऑफ मलेरिया को अवॉइड कर सकें। क्योंकि अभी देखो, अभी रेनी सीजन गया है, अभी ठंड स्टार्ट हुई है, पर रेनी सीजन में बहुत सारे आए थे मच्छर, ठीक है। तो बहुत सारे तब डेंगू मलेरिया के केसेस भी बढ़ गए थे। बट अभी जो 1 साल बाद जो रेनी सीजन आएगी, ठीक है, तो तब भी डेंगू मलेरिया के केसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे चांसेस नहीं बोल रहा मैं, 100% गारंटीड श्योर है बढ़ जाएंगे। पर अगर हम लोग अपने सराउंडिंग क्लीन रखेंगे, ड्राई रखेंगे, तो वो 100% 98% तक चांसेस गिर सकते हैं। 98 क्या, वो गिर के 0 भी आ सकते हैं अगर आप नहीं करते हो तो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो कुछ कॉमन बैक्टीरियाज है, ठीक है, ह्यूमन डिसीज। ये टेबल को आपको जनरली याद करके रखना है, ठीक है, याद करके रखना है। पर तो ये समझा देता हूँ, ट्यूबरकुलोसिस, मीसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये ह्यूमन डिसीज है। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो बैक्टीरिया से फैलता है, मीसल्स, चिकन पॉक्स और ये पोलियो होता है वो किससे फैलता है? वायरस से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो एयर से ट्रांसपोर्ट होता है, मीसल्स होता है वो भी एयर से, चिकन पॉक्स एयर और कोई कांटेक्ट में आ जाए चिकन पॉक्स के तो। पोलियो जो होता है वो एयर और वाटर से होता है, ठीक है। अभी क्या क्या कर सकते हो जब आपको ये हो जाए तो ये पेशेंट है तो पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखो, उसको पर्सनल और बिलोंगिंग को और अपने घर वालों को उससे दूर रखो, ठीक है, दूर ही रखो तो ही बढ़िया रहेगा। और घर वालों को और दूसरे सारे लोगों को, ठीक है। और वैक्सीनेशन अपने एज के मुताबिक ही दो वैक्सीनेशन, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैक्सीन दे दी अगर वो बहुत छोटा आदमी है तो, मतलब बहुत छोटा लड़का है तो। कॉलेरा टाइफाइड की बात करें, कॉलेरा और टाइफाइड वो दोनों बैक्टीरिया ही है। कॉलेरा जो फैलता है वो वाटर और फूड से फैलता है, टाइफाइड से वाटर से फैलता है। और ऐसे कैसे क्योर करें कि उसको पर्सनल हाइजीन रखो, गुड सैनिटरी हैबिट्स रखो, मतलब अच्छे से ऐसे क्लीन रहो, ठीक है। एक कुकड, प्रॉपरली कुकड फूड खाओ और एक बॉइल्ड वाटर पियो, ठीक है, बॉइल्ड वाटर। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो एक वायरस है जो वाटर से फैलता है और आपको सिर्फ और सिर्फ इसको ड्रिंक करना है बॉइल्ड वाटर। वैक्सीनेशन भी इसमें चाहिए और वैक्सीनेशन इसमें भी चाहिए। मलेरिया की बात करें, मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ होता है ये, और ये मस्कीटो से फैलता है। और हम लोग मस्कीटो नाइट रेपेलेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और इंसेक्टिसाइड्स भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हम लोग ब्रीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं जब वाटर कलेक्ट ना करें तो, ठीक है। और ये जो सम ऑफ दिस कॉमन डिसीज होती है जो अफेक्ट करती है ह्यूमंस को, उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उस पर ये जो फुल जनरल मेथड्स थी ये ऊपर गिवन है, इस टेबल पे जाके देख लो। अब आते हैं प्लांट्स पे। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। पहले एनिमल्स खत्म कर देते पूरा, अभी भी एनिमल्स थोड़ा बाकी है, मेरे को लगा प्लांट पे आ जाते हैं, बट ठीक है, एनिमल्स थोड़ा बाकी है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, रॉबर्ट कॉच हमेशा आता है, ये आदमी जो है हमेशा आता है एग्जाम में, आपको पूछता है ऐसे एच से नजरों से आपको पूछता है मेरा नाम क्या है ठीक है ओके। तो सेवरल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स को भी नहीं पर अदर एनिमल्स को भी वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम ह्यूमंस की बात करें, अभी हम एनिमल्स की बात करें। लाइक एंथ्रेक्स जो होता है, बैसिलियस एंथ्रेक्स, ये डेंजरस होता है ह्यूमन और कैटल डिसीज। कैटल मतलब गाय पता है ना, काउ, ठीक है, ह्यूमन और काउ के लिए ये डिसीज होता है, ठीक है, ये डिसीज होता है। ये तो बैक्टीरियम होता है, एक बैक्टीरियम है, ठीक है, बैसिलियस एंथ्रेसिस। ये जो बैक्टीरियम है जिसका नाम है बैसिलियस एंथ्रेसिस, उससे क्या होता है, जो फूट और माउथ डिसीज है जो काउ में होता है और वो वायरस से होता है, ठीक है। देखो रॉबर्ट काउच ने क्या किया 1876 में, उसने बैक्टीरियम को डिस्कवर किया जिसका नाम था बैसिलियस एंथ्रेसिस।
जो कॉज करता है एंथ्रेक्स डिसीज को। एंथ्रेक्स डिसीज होता है, एंथ्रेक्स नाम है डिसीज का। तो किससे होता है ये, किससे एंथ्रेक्स डिसीज प्रोड्यूस होता है, किससे, बैसिलियस एंथ्रेसिस। ओके, अभी आ जाता है प्लांट्स पे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अभी हम लोग मोस्टली ऐसा आ गया कि हम लोग ख़त्म करने वाले हैं चैप्टर को। अभी भी थोड़ा टाइम लेगा, आधा घंटा जैसा होगा, ठीक है। तो मैंने जो 3 घंटे का टाइम ले रहा उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी स्पीड पकड़े, क्योंकि हम सब लोग को पता है थोड़ा बेसिक समझाने में प्रॉब्लम होता है, बट उसके बाद जो थोड़ा ऊपर चला जाता है ना, आपको भी समझ आता है, मेरे को भी समझाने में ईजी रहता है, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट की बात करें तो ये जो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है जो डिसीज प्रोड्यूस करता है प्लांट्स में, लाइक वीट, जो वीट भी प्लांट है, राइस भी प्लांट है, पोटैटो भी प्लांट है, शुगर केन भी प्लांट है, ऑरेंज भी प्लांट है, एप्पल भी प्लांट है, और अदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट सब प्लांट है, ठीक है। ये जो डिसीजेस है, ये जो क्रॉप्स का जो यील्ड होता है, क्रॉप्स की जो एफिशिएंसी होती है उसको कम कर देती है। अभी क्या होता है कि ये सब जो डिसीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल हो सकते हैं केमिकल से जो माइक्रोब्स को मार सके, ठीक है। अभी देख रहे थे कौन कौन सा डिसीज, ठीक है। सबसे पहला डिसीज का नाम है सिट्रस कैंकर। सिट्रस सैंकर भी बोलते हैं, कैंकर भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बैक्टीरिया, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। अभी ये है रस्ट ऑफ व्हीट। अब ये होता है फंगाई, फंगाई होती है ये, और ये एयर और सीड्स से होते हैं, मतलब जो सीड्स होते हैं वो खराब सीड से भी ये रस्ट ऑफ व्हीट होता है। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, भिंडी में येलो वेन मोजाइक होता है जिसका होता है ओकरा। ये वायरस से होता है और एक इंसेक्ट से होता है। इंसेक्ट से मोड ऑफ वायरस होता है मोड, पर भाई एक इंसेक्ट से होता है। फूड पॉइजनिंग में आ जाए, ठीक है, फूड पॉइजनिंग में आ जाए। अब बूझो पहले की बात ना सुनते हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम कोई फूड खाए जो स्पॉइल्ड हो। फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम कोई फूड खाए जो कि वो स्पॉइल्ड हो बाय सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है वो फूड पे, समटाइम्स वो फूड पे ग्रो करते हैं और वो टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर डाल देते हैं, और ये जो चीज़ होती है वो फूड को पॉइजनस बनाती है, और जिससे सीरियस इलनेस और इवन डेथ तक फेस करना पड़ सकता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लोग फूड को प्रिजर्व रखो और उसको प्रिवेंट करो कि वो स्पॉइल्ड ना हो, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन की बात करें तो इन चैप्टर नंबर 1 ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमको पता है कि जब हम ब्रेड को अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन रख दे तो वो फंगस से अटैक्ट होती है, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्पॉइल करते हैं हमारा फूड को। ये जो स्पॉइल्ड फूड होता है वो बैड स्मेल, जो देखो क्या क्या चीज़ें हमको पता चल जाता है कि स्पॉइल्ड है ये, जैसे वो ये जो फूड होता है उसमें बैड स्मेल आती है, उसका बैड टेस्ट होता है, और उसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। और क्या ये स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन होता है? ये सारी चीज़ें मत करना, सच बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ से मत करना, मैं सब बोल रहा हूँ सच में। ये पहले जब तक आती है ना तो बहुत खतरनाक चीज़ लेके आती है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। ओके, तो इतना कुछ है नहीं, सिर्फ आपको बताना है कि आप कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक से कर सकते हो, और कैसे। तो ये रहा हमारा इतना बड़ा पेज, ठीक है। यहाँ पे देखो केमिकल मेथड की बात करें तो ये जो सॉल्ट या एडिबल ऑयल्स जो होते हैं वो कॉमन केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। और इसको जो सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स होते हैं उसको हम प्रेजर्वेटिव्स भी बोलते हैं। और अगर हम सॉल्ट या फिर एसिड प्रेजर्वेटिव्स को पिकल्स के अंदर डालें तो वो माइक्रोब्स को बचा सकते हैं, माइक्रोब से पिकल्स को बचा सकते हैं। अगर हम पिकल्स में एडिबल ऑयल तो मत ही डालना, पर हम सॉल्ट डालेंगे तो वो पिकल्स जो होंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रहेंगे, लाइक सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड दोनों कॉमन प्रिजर्वेटिव है। मतलब देखो सोडियम, देखो ये जो सॉल्ट है वो क्या होती है, सोडियम क्लोराइड। अभी यहाँ पे मैंने नाम दिया वो है सोडियम उसमें आता है, और बेंजोएट आता है। बेंजोएट एक टाइप ऑफ आप बोल सकते हो वो एक IUPAC में आएगा, ठीक है। और भी ज़्यादा डिटेल में जाना हो क्लास 11 में जाओ, पढ़ के आओ बुक, ठीक है। वैसे IUPAC ईजी चैप्टर है क्लास 11 में, ठीक है, पढ़ के आओ,
आएगा तो नहीं बट ठीक है ठीक है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड ठीक है, वो सल्फेट की एक मेटाबाइसल्फाइड, मतलब वो एक हायर सल्फेट है, ठीक है, हायर टाइप का सल्फर है, ठीक है। तो ये जो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है, और ये जो होता है वो जैम्स या फिर स्क्वैशेस में भी यूज़ होता है। ओके, तो प्रिजर्वेशन होता है जो कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिजर्वेशन करें। तो ये जो कॉमन सॉल्ट होता है वो बरसों से मीट को प्रिजर्व करने के लिए, फिश को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। मीट और फिश कवर होती है ड्राई सॉल्ट से, ठीक है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये जो ड्राई सॉल्ट होती है वो चेक करते हैं कि बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं बढ़ गया है ना। और ये जो सॉल्ट होती है वो प्रिजर्व करती है आंवला को, आंवला का रस होगा ना, तो आंवला के अंदर आप डाल देना, आंवला के अंदर डालते हैं कॉमन सॉल्ट को, आपको पता हो, रॉ मैंगोज और टैमरिंड, ठीक है, हल्दी। ओके, समझ आ रही बात, एक्सेप्ट। प्रिजर्वेशन बाय शुगर के अंदर, शुगर के लिए प्रिजर्व कैसे करें। अभी जैम्स होती है, जेलीज होती है, स्क्वैशेस होती है, ठीक है, ये सारी प्रिजर्व होती है शुगर पे। शुगर जो होता है वो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मतलब नमी जो होती है उसको वो कम करता है। जो नमी कम, बैक्टीरिया कम, फूड स्पॉइल कम, ठीक है, ये बात समझ लो, नमी कम, बैक्टीरिया कम, फूड स्पॉइल कम, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर से प्रिजर्वेशन कैसे करें। तो ऑयल और विनेगर जो होता है वो प्रिवेंट करते हैं स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स के लिए वो यूज़ होते हैं। और ये बैक्टीरियाज ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते जिसमें ऑयल और विनेगर हो पिकल्स के अंदर। तो जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फिश होती है, मीट होती है, वो प्रिजर्व होती है बाय दिस मेथड, ठीक है। ऑफनली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स की बात करें तो ये एक्चुअली में मिल्क के लिए यूज़ होती है। तो आपने देखा होगा कि ये आपकी मम्मी जो होती है वो जो बॉईल करती है मिल्क को और उसके बाद उसको अंदर रखती है। तो ये बॉइलिंग जो होती है मतलब फ्रीज के अंदर रखती है। तो बॉइलिंग जो होती है वो क्या करती है कि सारे जो अंदर के टेम्परेचर, मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो सबको मार देती है। और सिमिलरली अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखें तो ये जो लो टेम्परेचर हो जाता है ना, तो उससे माइक्रोब्स का ग्रोथ बढ़ जाता है। अगर हम उसको गर्म नहीं करेंगे तो जो ख़राब हो जाएगा दूध, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स होते हैं और उसके बाद उसके बढ़ जाएंगे। माइक्रोब्स अगर होंगे ही नहीं, अगर बॉयल करके रखेंगे तो फिर वो नहीं होगा। पेस्चराइज्ड मिल्क जो होता है वो कंज्यूम होता है विदाउट बॉइलिंग, ठीक है, कंज्यूम होता है विदाउट बॉइलिंग, और ये फ्री होता है फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अगर जो मिल्क होता है वो हीट होता है 70 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 to 30 सेकेंड्स में, तो और ये सडनली चिल हो जाता है तो फिर उसको स्टोर कर सकते हो। बाय डूइंग दिस यू कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और ये जो प्रोसेस थी वो लुईस पैस्चर ने निकाली और इसको बोला गया पैस्चराइजेशन। क्या बोला गया इसको? पैस्चराइजेशन, ठीक है। स्टोरेज और पैकिंग की बात करें तो ये जो मतलब आज के दिनों में ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सील्ड एयर टाइट पैक्स में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनको भी अटैक कर देते हैं, तो इसीलिए उनको ऐसे सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में रखा जाता है। अभी बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैंने बोला 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। 1 hour 23 minutes हुई है, ठीक है, और ये बहुत लंबा वीडियो है अभी, ठीक है, और भी शायद से 40 मिनट्स तक हो सकता है, मतलब 2 hours का वीडियो हो सकता है ये, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, पता है। चलो ऐसा करते हैं, ठीक है, नहीं करना है वैसे तो, अभी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। चलो, तो हमने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं, जो राइजोबियम में बैक्टीरियाज होते हैं, जो क्लास 6th और 7th में आपने पढ़ा होगा कि राइजोबियम में बैक्टीरिया होता है। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है? लेज्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में, लेज्यूमिनस प्लांट है उसके रूट्स में, उसमें ऐसे होते हैं, इसको बोला जाता है राइजोबियम। क्या बोला जाता है? राइजोबियम। जो राइजोबियम होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अभी रिकॉल करो कि जो राइजोबियम थे वो लेज्यूमिनस प्लांट्स के रूट के नोड्यूल्स में होते हैं। नोड्यूल्स मतलब यहाँ पे, ठीक है, उसके नोड्स, रूट्स में भी नोड्स होते हैं, वो हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। अभी क्या होगा?
ये जो बीन्स और पीज है तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करेगी, जिससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन होगा वो फिक्स हो जाएगा और फिक्स ऑल्सो ये फिक्स होते हैं, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो फिर राइजोबियम पे होती है। बट ये जो कुछ बार क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑलरेडी फिक्स हो जाता है, डायरेक्टली सॉइल में फिक्स हो जाता है लाइटनिंग से। बट आपको पता है कि ये जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में है वो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। अभी हमको पता है 78% है, 78% कांस्टेंट है, ठीक है। अभी देखो नाइट्रोजन साइकिल आ गई दोस्तों। देखो अभी राइजोबियम देखे तो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स, रूट के नोड्स में देखो ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ये ऐसा दिख रहा है ना। सर क्या है, ये सर क्या है, राइजोबियम है, ठीक है, ये राइजोबियम। नाइट्रोजन साइकिल पे आ जाए, कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये है 78% ऑफ नाइट्रोजन, ये याद रख लो। और अभी हम लोग सिंपल सा करेंगे, ठीक है, सिंपल सा चीज़ करेंगे, पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे समझ लेंगे, डायग्रामेटिकली समझ लेंगे, तो हमको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम डायग्रामेटिकली समझ गए उसके बाद आपको ड्रॉ कर लो ना, एक बार डायग्राम याद रहेगा ना, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप पूरा डायग्राम तो कर देंगे ड्रॉ, साथ साथ में उस डायग्राम को समझा भी देंगे, ठीक है, मेरी गारंटी है। अभी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अभी नाइट्रोजन के प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। किससे फिक्सेशन होता है, राइजोबियम। और दूसरा क्या था, सियानोबैक्टीरिया थे, ठीक है, सियानोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, पता है ना, नाम पता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो नाइट्रोजन फिक्स हो गया, अभी बैक्टीरिया वो फिक्स होने के बाद क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन होगा वो जो बैक्टीरिया होंगे वो उसको फिक्स करेंगे नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में, अभी वो फॉर्म हो जाएगा नाइट्रोजेनियस कंपाउंड के अंदर, उसको बोला जाता है नाइट्राइट बोला जाता है, नाइट्राइट। और नाइट्राइट क्या करेंगे, तो नाइट्राइट है ना, प्लांट्स नाइट्राइट्स को खा लेंगे। अभी प्लांट्स नाइट्राइट को खा लेंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा, जब एनिमल्स भी प्लांट्स को जब खा जाएंगे, प्लांट को खा जाएंगे, ऐसे खा जाएंगे पूरा प्लांट्स को, तब ये जो नाइट्रोजन होगा वो एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एनिमल्स में ट्रांसफ़र होने के बाद जब एनिमल मर जाते हैं या फिर एनिमल कुछ एक्सक्रीशन करते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो एक एडिशनल जो फिर से वो नाइट्राइट बन रहा है, ठीक है। नाइट्राइट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि नाइट्राइट मतलब जब मर जाता है ना, उसके बाद वो फॉर्म होता है एमोनियम। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो फाउंडेशन करता है, मतलब मेरे बच्चों को कहा जाता है, मैं कहता हूँ उन लोगों को FDSCN, मतलब फाउंडेशन स्टूडेंट्स। उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि एमोनियम वो बनता है, ठीक है, एमोनियम से वो फिर बाद में नाइट्रेट होता है। पर ये इसके उसमें ये चीज़ जो है वो उसको स्किप है, ठीक है, ये चीज़ जो उसमें है ये स्किप है, क्लास 8 में नहीं बताएगी। बट जो बच्चा NTSC LMPR का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। NTSC को आपको लोगों को नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के अंदर सॉइल में, उसके बाद क्या होगा कि जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ये नाइट्रेट होता है, ठीक है। ये और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फिर आप हो गया नाइट्राइट, एक नाइट्रेट भी होता है, एमोनियम से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्राइट में होता है, और नाइट्राइट से वो कन्वर्ट होता है इसमें, ये नाइट्राइट ही होता है, ठीक है, ये भी नाइट्राइट ही होता है, इसमें सिर्फ बताया गया है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो कंपाउंड्स को, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सूडोमोनस, ध्यान रखना डिनाइट्रिफिकेंस, ठीक है, डिनाइट्रिफिकेंस। अब ये जो होते हैं ना ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्राइट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। अगेन ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर इससे आप लिखोगे तो आपके मार्क्स
बढ़ेंगे ज़रूर, कम नहीं होने वाले, ठीक है। और ये आप अगर हम ओलंपियाड एंड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, ये सारे नाम याद रखना, ज़रूर आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। होप आप सब लोगों को समझ आ गया हो। दूसरा एक वे है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली लाइटनिंग से फिक्स हो जाते हैं और लाइटनिंग से डायरेक्टली नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजन के अंदर वो नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हो, नाइट्राइट डायरेक्टली फिर बाद में सुडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस कन्वर्ट करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब में बैक्टीरिया दिया गया है, पर आप लोगों को बैक्टीरिया के नाम नहीं दिए गए, इसलिए मैंने बैक्टीरिया के नाम आपको दिए, ठीक है। तो ये थी पूरी नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। एक बार क्या करना, सच बोल रहा हूँ बहुत हेल्पफुल होगा, एक बार पूरी एनसीईआरटी रीड कर देना। वो समझाने मैं समझा तो दिया है, फिर आप लोगों को पूरी एनसीईआरटी रीड कर देना। क्या होगा कि फिर आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, पूरी एनसीईआरटी रीड कर दोगे, ठीक है। और वीडियो तो बहुत जल्द खत्म हो गया, ठीक है। हमने तो बोला था कि बहुत लंबा चलेगा क्योंकि चैप्टर ऐसा है, ठीक है। चैप्टर बड़ा था पर हमने समझा लिया, बहुत चैप्टर समझ आने वाला था। बेसिक चीज़ें समझाने में देर लगती है, पर अगर हम फिर उसको समझ लेना, बेसिक को अगर हम एडवांस तक लेके जाए फिर वो बहुत जल्द हो जाता है, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग मिलेंगे बाद में, ठीक है। हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, हमारा दूसरा चैप्टर होगा लेसन नंबर 4, ठीक है। उसमें हम लोग मिलेंगे, तो जल्द ही हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो पूरा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।